हेलो स्टूडेंट, आप सभी का वेलकम है आपके प्यारे से चैनल पीसीबी क्लब में और मैं हूं सुमन मैम। तो आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फोटोसिंथेसिस के बारे में। अब फोटोसिंथेसिस होता क्या है, इसकी क्या प्रोसेस है, कौन कौन से फैक्टर्स इसको अफेक्ट करते हैं और जो हमारे प्लांट्स हैं जैसे आपका पीपल हो गया, तुलसी हो गई, नीम, एलोवेरा, तो ये नाइट में भी ऑक्सीजन कैसे देते हैं, क्या नाइट में भी इनमें फोटोसिंथेसिस चलता है या बिना सनलाइट के ये कैसे बनाते हैं फूड। तो ये सारी चीजें हम लोग आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि यहाँ पर साइंस के काफी फ्रूटफुल वीडियो अपलोड होते रहते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि फोटोसिंथेसिस क्या है। तो जब हम सभी जानते हैं कि जितने भी हमारे ग्रीन प्लांट्स हैं तो उसमें क्या होता है, क्लोरोफिल होता है और इसके कारण जो वो सनलाइट, CO2 और वाटर का यूज करके फूड बनाते हैं और वो फूड और जो उसके बाई प्रोडक्ट ऑक्सीजन बनता है वो लाइफ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि अगर ग्रीन प्लांट ऑक्सीजन ना दे और फूड ना बनाए तो अर्थ पे क्या है, लाइफ इम्पॉसिबल है। तो फोटोसिंथेसिस तो जनरल ये हो गया। अब फोटोसिंथेसिस को फैक्टर्स, जो मेन फैक्टर आता है सबसे पहला आता है हमारा क्लोरोफिल, क्योंकि क्लोरोफिल क्या है, सभी ग्रीन प्लांट्स में होता है और जो आपके ठीक, तो जो ग्रीन प्लांट्स का मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि रिस्पॉन्सिबल है फॉर फोटोसिंथेसिस, दैट इज क्लोरोफिल। ठीक, अब क्लोरोफिल क्या है? क्लोरोफिल एक तरह का क्या है, ग्रीन पिगमेंट है जो कि हमारा जो सेल के अंदर, प्लांट सेल के अंदर क्या होता है, एक सेल ऑर्गेनेल जिसको बोलते हैं हम लोग क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट ये बहुत ही ज्यादा माइक्रोस्कोपिक सेल ऑर्गेनेल है, इसके अंदर ये पिगमेंट होता है क्लोरोप्लास्ट। अब एक सेल के अंदर लगभग 40 से 50 हमारे क्लोरोप्लास्ट होते हैं। ठीक, अब क्लोरोप्लास्ट का जो जनरल स्ट्रक्चर है वो डिटेल में अगर वीडियो आप देखना चाहते हैं तो पर्टिकुलर वीडियो पड़ा हुआ है। अगर आप जनरल देखें तो इस टाइप से डबल मेम्ब्रेन क्या होता है हमारा, ये डबल मेम्ब्रेन हमारा क्लोरोप्लास्ट होता है और यहाँ पर कलरलेस स्ट्रोमा इसमें फिल होगा, ये क्या हो गया, स्ट्रोमा। अब इसमें ये डिस्क टाइप की क्या होता है, एक पाइल बना होता है स्ट्रक्चर, जैसे बहुत सारे हमने कॉइन्स हमने एक के ऊपर एक करके ऐसे बना दिए। ये एक डिस्क को बोलते हैं हम लोग पर्टिकुलर थाइलाकॉइड। ठीक, ये हो गया थाइलाकॉइड और ये जो ग्रुप बन गया इसको बोलते हैं ग्राना। अब इस तरह से बहुत सारे ऐसे बने होंगे ये थाइलाकॉइड्स के ग्राना और ये आपस में कनेक्टेड होते हैं लैमेली के थ्रू। ये क्या हो गया आपका लैमेली। ठीक, अब जो हमारा ये थाइलाकॉइड है तो जो थाइलाकॉइड की जो अपर मेम्ब्रेन है यहां पर हमारा पाया जाएगा क्लोरोफिल पिगमेंट। जो आपका क्लोरोफिल पिगमेंट है वो कहां पाया जाएगा, आपके इस थाइलाकॉइड में। और जो आपकी लाइट रिएक्शन होगी वो कहां पर होगी, इसी थाइलाकॉइड पे, क्योंकि हमारा क्लोरोफिल पिगमेंट वहीं पर प्रेजेंट है। अब जो हमारा स्ट्रोमा है कलरलेस, यहां पर हमारी होती है डार्क रिएक्शन जहां पर लाइट की जरूरत नहीं होती। अब देखो जो आपका क्लोरोप्लास्ट है ये काफी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है, इसमें कार्बन भी होगा, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम, तो ये काफी कॉम्प्लेक्स एक तरह का कंपाउंड है। अब जो आपका क्लोरोफिल पिगमेंट है तो ये मेनली हमारा प्लांट की जो लीफ है तो उसमें किस पार्ट में होता है, जैसे लीफ का अगर स्ट्रक्चर देखें तो अपर पार्ट क्या होता है, एपिडर्मिस, लोअर क्या होता है, एंडोडर्मिस, बीच का जो पार्ट होता है वो कहलाता है मीसोफिल। तो जो मीसोफिल सेल्स होंगे इसमें से जो आपका पैलिसेड टिश्यू होगा, तो मीसोफिल में जो आपका पैलिसेड सेल्स होंगी और जो आपकी स्पंजी सेल्स होंगी इनमें मेनली हमारा क्या होता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा। और जो आपके स्टोमेटा होंगे, स्टोमेटा की जो गार्ड सेल्स होती है, ठीक, तो यहाँ पर भी हमारा क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये मेन पार्ट है जहां पर लीफ में हमारा क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। अब अगर जनरल एरिया देखा जाए लीफ का तो लगभग 5 लाख आपके जो क्लोरोप्लास्ट है वो प्रेजेंट होंगे 1 स्क्वायर mm एरिया में।
यानी कि हम लोग समझ सकते हैं कि काफी लार्ज अमाउंट में लीफ में या जो ग्रीन पार्ट है प्लांट में वहां पर हमारा क्लोरोप्लास्ट सेल प्रेजेंट होंगे और उसमें क्लोरोफिल पिगमेंट होगा। कहां पर? आपका थाइलाकॉइड में। अगर आपसे ये पूछा जाए कि जो क्लोरोप्लास्ट है उसके किस पार्ट में हमारा क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होता है, तो आप क्या ऑप्शन देंगे? थाइलाकॉइड्स। ठीक, थाइलाकॉइड जो डिस्क शेप स्ट्रक्चर है जो एक पाइल के फॉर्म में होते हैं, दैट इज कॉल्ड ग्राना। तो पर्टिकुलर जो थाइलाकॉइड है उसके आउटर लेयर में हमारा क्या प्रेजेंट होता है? क्लोरोफिल पिगमेंट। ठीक है, अब जो आपका क्लोरोफिल है, तो ये काफी इंटरेस्टिंग बात है, ये आपके होते हैं 10 टाइप के, जिसमें से कॉमन है आपका क्लोरोफिल ए एंड बी। ये हमें मोस्टली हमें पता भी है और बेस्ट है, और बाकी हमें जानने की जरूरत नहीं। ठीक, तो ये हो गया आपका क्लोरोफिल ए एंड बी। अब देखो जो क्लोरोफिल है इसका मेन जो फंक्शन होता है वो क्या करता है? लाइट एनर्जी को ट्रैप करता है, यानी कि कैच करेगा, और उस एनर्जी का यूज होता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में। तो ये जो हमारी लाइट की दोनों एंड्स की लाइट्स होती है, रेड स्पेक्ट्रम और ब्लू स्पेक्ट्रम, इन दोनों को ये क्या करता है? एब्सॉर्ब करता है, और जो ग्रीन पार्ट होगा उसको क्या करता है? रिफ्लेक्ट करता है, और इसी के कारण हमारी लीफ कैसी दिखाई देती है? ग्रीन। अब जो क्लोरोफिल है ये हमारा जो लाइट है उसके लिए क्या होता है? काफी सेंसिटिव होता है। अगर ज्यादा तेज लाइट पड़ती है इसमें तो क्लोरोफिल हमारा क्या हो सकता है? डिस्ट्रॉय हो सकता है, और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हमारी क्या होगी? डिस्टर्ब हो जाएगी। तो एक नॉर्मल टेम्परेचर चाहिए इनको। अगर 35 डिग्री सेल्सियस है, ये मैक्सिमम ऑप्टिमम टेम्परेचर है जिसपे बहुत अच्छा हमारा फोटोसिंथेसिस होगा। और अगर 40 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर पहुंच गया सनलाइट का तो क्लोरोफिल हमारे क्या हो जाते हैं? डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। और हर 10 डिग्री पे, जैसे मान लिया 20 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर पहुंच गया 32 डिग्री, तो 10 डिग्री का जब टेम्परेचर बढ़ता है, एक ऑप्टिमम टेम्परेचर 35 है, तो इसके बीच में यानी कि उसके पहले तक 10 डिग्री जब इंक्रीज होता है टेम्परेचर तो हमारा फोटोसिंथेसिस की रेट क्या हो जाती है? 2 टाइम्स, यानी कि 22 डिग्री सेल्सियस पे जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस चल रही है, अगर हमारा टेम्परेचर 32 हो रहा है तो वो फोटोसिंथेसिस का रेट क्या हो जाएगा? जस्ट डबल। ठीक, तो क्लोरोफिल आई थिंक आप लोगों ने समझ लिया। सेकेंड पार्ट आता है लीफ में स्टोमाटा। अब स्टोमाटा की क्या रोल है? तो जो हमारा CO2 है, CO2 क्या चाहिए? हमें फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी है। तो CO2 जब प्लांट के अंदर, लीफ के अंदर आएगा, वो किससे आएगा? जो स्टोमाटा पोर्स है। तो जो हमारी लीफ होती है, लीफ के लोअर सरफेस पे क्या होते हैं? स्मॉल पोर्स होते हैं, और वो पोर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर डिफ्यूजन ऑफ CO2 फ्रॉम एटमॉस्फेयर। अब ये पोर्स जब ओपन होते हैं तो क्या होगा? जो वाटर हमारा प्लांट में वो भी बाहर जाएगा, यानी कि ट्रांसपायरेशन प्रोसेस भी होगा और CO2 भी अंदर आएगा। तो ये जो आपका फोटोसिंथेसिस है इसका प्राइस इन लोग को किस तरह से पे करना पड़ता है? वाटर को लूज करके, क्योंकि अगर ये पोर्स ओपन होंगे तो वाटर तो एवोपरेट होना ही होना है प्लांट से, और इसके बदले में उन्हें CO2 भी आने का रास्ता मिल जाएगा। तो अब जो स्टोमाटा है वो स्टोमाटा आपका लगभग इस टाइप से होता है। ठीक, ये आपके क्या हो गई? ये जो इनर लेयर है इसकी, ये क्या होती है? थोड़ा सा थिक होगी। ठीक, और जो आउटर लेयर होती है ये क्या होगी? थिन। यहाँ पे इसका न्यूक्लियस हो जाएगा और यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट भी होगा, सारी चीजें हो जाएंगी। ठीक, अब यहाँ पर ये अलग एपिडर्मल सेल्स होंगे। अब जो इसका जो पोर ओपन होता है इसके लिए 2 थ्योरी है। एक है आपका पोटेशियम आयन कंसंट्रेशन थ्योरी जो कि रिसेंट है, ओल्ड थ्योरी है आपका शुगर कंसंट्रेशन। अब किस बेस पे ये स्टोमाटा पोर ओपन होता है? तो देखो मेन जो बेसिक रीजन है वो ये है कि जब ये सेल्स हैं जो आपके, जिनको बोलते हैं हम लोग गार्ड सेल्स, ये क्या है आपकी? गार्ड सेल्स। ठीक, ये इनर थिक लाइनिंग है और ये आउटर हो गई थिन लाइन। तो जब हमारी ये गार्ड सेल वाटर से फिल हो जाती है तो क्या होता है? ये टारगेट हो जाती है, तो ये जब बाहर की तरफ स्ट्रेच होती है, जब इन्हें वाटर फिल हो जाता है तो ये पोर ऑटोमेटिक क्या हो जाता है? ओपन होता है। और जब ये गार्ड सेल पानी को लूज कर देती है तो यहाँ पर टर्गिडिटी इनकी क्या हो जाती है? लॉस्ट हो जाती है, और ये पोर कैसे हो जाते हैं? ऐसे क्लोज हो जाएंगे। ठीक है, तो ये जो स्टोमाटा
पोर्स की ओपनिंग है, ये जरूरी है CO2 का अंदर आने के लिए। जब तक CO2 नहीं आएगा तब तक फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। तो जो पोटेशियम आयन कंसंट्रेशन है उसके हिसाब से क्या होता है कि जो हमारा क्लोरोप्लास्ट यहाँ पर प्रेजेंट है गार्ड सेल में, अब यहाँ पर क्या होगा, जैसे ही सनलाइट पड़ती है थोड़ा फोटोसिंथेसिस स्टार्ट हुआ बनना। फोटोसिंथेसिस स्टार्ट होता है तो यहाँ पर क्या होता है, जो ATP प्रोडक्शन होता है, तो उस ATP के कारण यहाँ पर गार्ड सेल्स में पोटेशियम आयन का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। अब यहाँ पर जब कंसंट्रेशन बढ़ जाता है तो जो आप पास की जो सेल होंगे एपिडर्मल सेल, तो वहां का वाटर कहाँ पर आने लगेगा, इन गार्ड सेल्स के अंदर। अब जब यहाँ पर वाटर आता है तो यहाँ पर टर्गिडिटी बढ़ जाती है और ये पोर्स ओपन हो जाते हैं। ये तो हो गया रिसेंट हमारी थ्योरी। जो और थ्योरी है शुगर कंसंट्रेशन के हिसाब से, उसमें क्या है, जब हमारा गार्ड सेल्स में फोटोसिंथेसिस होगा, जो यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट है, तो ग्लूकोज का फॉर्मेशन होगा और यहाँ पर शुगर का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। तो जो पास की सेल्स होंगी वहां से वाटर ऑस्मोटिक प्रेशर के कारण यहाँ पर आने लगेंगे, क्योंकि वाटर क्या होता है, जहां पर हाई कंसंट्रेशन होगा वहां पर वाटर जाएगा, तो यहाँ पर शुगर का कंसंट्रेशन ज्यादा है तो यहाँ पर वाटर अंदर आने लगता है और ये सेल टारगेट हो जाएंगे, पोर्स ओपन हो जाएगा। तो इस तरह से स्टोमाटा पोर जब ओपन होंगे तब ये CO2 हमारा अंदर जाएगा और लीफ के जो बाकी सेल्स हैं जहां पर हमारा क्लोरोफिल प्रेजेंट है वहां पर पहुंच के क्या होगा, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को आगे प्रोसीड करेगा। तो ये तो हो गया आपका स्टोमाटा। अब आता है आपका फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस, स्टेप बाय स्टेप कैसे होता है। ठीक, तो सिंथेसिस की प्रोसेस क्या है, तो देखो जो आपकी मेसोफिल सेल्स हैं उसमें मेनली क्या है, पेलिसेड और आपके स्पंजी सेल, इनमें क्या आता है, क्लोरोप्लास्ट ज्यादा होता है। तो क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोफिल प्रेजेंट है, तो क्लोरोफिल है वो क्या करेगा, सनलाइट को ट्रैप करेगा। स्टोमाटा में डिफ्यूजन के थ्रू लीफ में क्या आ जाएगा, हमारा एटमॉस्फेयर से CO2 आ जाएगा और जो ग्राउंड वाटर है वो जाइलम के थ्रू वाटर हमारा लीफ तक पहुंच जाएगा। ठीक, अब जो मेन रिएक्शन होती है वहां पर क्या होगी, 6 मॉलिक्यूल हमारे CO2 के होंगे, 12 मॉलिक्यूल वाटर के होंगे, सनलाइट की प्रेजेंस होगी और हमारा क्लोरोफिल, ये चारों चीजें मिलके हमारी क्या बना देती है, ग्लूकोज। तो आपका प्रोडक्ट क्या बना, एक आपका बना ग्लूकोज का मॉलिक्यूल प्लस 6 वाटर का मॉलिक्यूल प्लस ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हमारी क्या होगी, स्टोमाटा के थ्रू बाहर आ जाएगी। ये जो आपका ग्लूकोज है ये क्या होता है, हाईली सोल्यूबल है। ठीक, तो ये तो हो गई हमारी कॉमन रिएक्शन। अब जो फोटोसिंथेसिस है इसको 2 मेन फेजेस में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट फेज है आपका लाइट डिपेंडेंट फेज, लाइट डिपेंडेंट फेज। अब ये लाइट डिपेंडेंट फेज है इसलिए हम इसको फोटोकेमिकल फेज भी बोलते हैं, फोटोकेमिकल फेज। ठीक, अब यहां पर हमें लाइट जरूरी है। ठीक, अब देखो जो हमारा क्लोरोफिल है वो क्या करेगा, जो हमारी सनलाइट की एनर्जी है उसको ट्रैप करता है। तो सबसे पहला स्टेप आता है, स्टेप 1 आपका आता है एक्टिवेशन ऑफ क्लोरोफिल, एक्टिवेशन ऑफ क्लोरोफिल। अब क्लोरोफिल कैसे एक्टिवेटेड होगा, जब इस पे सनलाइट पड़ेगी। अब सनलाइट की जो स्मॉलेस्ट एनर्जी होती है, यूनिट क्या होती है, वो फोटोन। तो ये फोटॉन्स को एब्जॉर्ब करेगा और एक्टिवेटेड हो जाएगा। अब जब ये एक्टिवेटेड हो जाएगा तो क्या होगा, सेकेंड स्टेप होगा वो क्या होगा, फोटोलाइसिस। यहाँ पर स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, इस एनर्जी से क्या होगा, वाटर हमारा स्प्लिट होगा। अब ये वाटर क्या आया, ग्राउंड वाटर होगा। तो यहाँ पर देखो आपके जो वाटर मॉलिक्यूल हैं ये हमारा स्प्लिट होगा, 4 फोटॉन्स की एनर्जी इसमें लगेगी और ये बनेगा आपका हाइड्रोजन आयन प्लस इलेक्ट्रॉन और आपके ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन तो ये क्या होगी, ऑक्सीजन एटम कंबाइन होकर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बना के ऑक्सीजन गैस निकल जाती है स्टोमेटा के थ्रू। अब इस रिएक्शन के बाद जो हमारे बाई प्रोडक्ट बने आपका जो हाइड्रोजन और ये इलेक्ट्रॉन्स, ये अब यूज होंगे। तो सबसे पहला होता है जो हमारा NADP, ये आपका प्रेजेंट होता है लीफ में। तो ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन्स लेगा और आपका हाइड्रोजन आयन, और ये क्या बना लेता है आपका NADPH।
NAD, तो NADP है क्या आपका निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। ये हाइड्रोजन को ऐड करके क्या बन गया NADPH। ठीक, अब जो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं ये हमारे कन्वर्ट करने में हेल्प करेंगे ADP को एक और फॉस्फेट मॉलिक्यूल ऐड करके किस में कन्वर्ट कर देते हैं हाई एनर्जी मॉलिक्यूल, दैट इज ATP। ठीक, अब ये जो ATP है ये यूज्ड होगा किसमें हमारा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में। तो ये जो रिएक्शन हुई आपका NADP से NADPH बना और ADP एडिनोसिन डाइफॉस्फेट फॉस्फोरिलेट होके किसमें बन गया एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसको बोलते हैं। अब यहाँ पर लाइट एनर्जी का यूज करके इसका हम लोग फॉस्फेट इसमें ऐड कर रहे हैं, फॉस्फोरिलेशन प्रोसेस हो रहा है लेकिन लाइट के प्रेजेंस में हो रहा, तो इसको बोलते हैं हम लोग फोटोफॉस्फोरिलेशन। तो अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज फोटोफॉस्फोरिलेशन तो क्या बोलेंगे इन प्रेजेंस ऑफ लाइट कन्वर्जन ऑफ ADP इनटू ATP, यानी कि एक फॉस्फेट मॉलिक्यूल हमने इसमें एक और ऐड किया इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो ये तो हो गया आपका फोटोफॉस्फोरिलेशन। अब ये NADPH और ATP ये दोनों यूज होंगे हमारा किसमें CO2 के रिडक्शन में। ठीक, अब ये तो हो गई हमारी लाइट डिपेंडेंट फेज। नेक्स्ट होगा आपका लाइट इंडिपेंडेंट फेज यानी कि डार्क रिएक्शन, या फिर आता है आपका लाइट इंडिपेंडेंट फेज, या फिर हम लोग इसको कहते हैं बायोसिंथेटिक फेज भी बोलते हैं, बायोसिंथेटिक फेज। स्टार्ट को हमारा जो NADPH बना NADPH बना, ठीक, और क्या बना हमारा ATP। अब ये क्या करेगा ये वापस से किस में चेंज होगा हमारा NADP में, और ये H आयन को क्या करेगा रिमूव करेगा और ATP हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा ADP में, और ये फॉस्फेट मॉलिक्यूल और ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा अलग हो जाएगा। और ये दोनों चीजें हैं ये किस में यूज हो जाती है हमारा CO2 के रिडक्शन में, और हमारा CO2 किस में कन्वर्ट हो जाता है आपका ग्लूकोज में C6H12O6 में। और ये जो आपका ग्लूकोज है ये फर्दर किस में कन्वर्ट हो जाएगा हमारा स्टार्च में, किसी किसी में शुगर के फॉर्म में हो जाता है जो कि डाइसैकेराइड्स कहलाते हैं, किसी किसी प्लांट्स में क्या होता है ये ऑयल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, लेकिन जो पहला प्रोडक्ट होता है वो हमारा क्या होता है ग्लूकोज। तो इस तरह से हमारे दो फेजेस में हमारा क्या होता है जो आपका फोटोसिंथेसिस है वो कंप्लीट हो जाता है। अब जो आपके लाइट इंडिपेंडेंट फेज है या डार्क रिएक्शन है इसको बोलते हैं डार्क फेज। तो जो डार्क फेज है तो ये लाइट जब है दिन में तो क्या ये नहीं होगी, नहीं ऐसा नहीं है, मतलब सनलाइट है लेकिन फिर भी इसको हम डार्क फेज क्यों बोलते हैं क्योंकि इसमें सनलाइट का यूज नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि इसके लिए रात हो तभी मतलब सनलाइट खत्म हो तभी ये रिएक्शन होगी, और ये इसके बाद तुरंत होती है, मतलब इसमें बहुत कम टाइम लगता है, इसमें कोई ब्रेक नहीं होगा, जस्ट इसके बाद ये रिएक्शन फॉलो होती है और इसमें लाइट का एनर्जी का जो यूज है वो नहीं हो रहा है, इसलिए हम इसको बोलते हैं डार्क फेज। ऐसा नहीं है कि रात के अंधेरे में ही होगा, ठीक। तो यहाँ पर विदाउट लाइट ये रिएक्शन हो जाती है। तो ये जो हमारा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है इसको कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, तो टू टाइप के फैक्टर्स हैं, एक्सटर्नल फैक्टर एंड इंटरनल फैक्टर। एक्सटर्नल फैक्टर क्या हो गया, जैसे आपका लाइट की इंटेंसिटी, CO2, टेम्परेचर एंड वाटर कंटेंट। तो जो लाइट इंटेंसिटी और CO2 ये दोनों आपस में कोरिलेट करते हैं। जैसे जो हमारा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होगा तो लाइट इंटेंसिटी के साथ क्या होता है, बढ़ता है। जैसे आपका ये हो गया, यहाँ पर है लाइट की इंटेंसिटी, ठीक, और ये हो गया आपका रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक। अब जब लाइट इंटेंसिटी बढ़ती है तो पहले हमारा क्या होगा, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस ऐसे बढ़ता जाएगा, ये हो गया आपका S डैश। अब यहाँ पर जब हमारा CO2 कंसेंट्रेशन हो गया 0.02%, ठीक, लाइट इंटेंसिटी बढ़ रही है और 0.02% कंसेंट्रेशन हो रहा है CO2 का, तब उसके बाद हमारा क्या हो जाता है, ये फिक्स्ड हो जाता है, यानी कि एक स्टेबल रेट आ जाता है। लेकिन अगर इसके बाद जो CO2 का कंसेंट्रेशन है वो हम थोड़ा सा और बढ़ा के कर देते हैं 0.05%,
अगर CO2 का कंसंट्रेशन में बढ़ा दिया 0.05, तो इसके बाद फिर बढ़ेगा, और जब CO2 का कंसंट्रेशन इसको 0.02 से 0.05 तक पहुंच जाता है तो ये अगेन फिर क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। ठीक, ये एस टेस्ट, यानी कि 0.05% हमारा कंसंट्रेशन CO2 का है, तब हमारा लाइट इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं, फिर भी इसके बाद ये क्या होगा, एक तरह से फिक्स हो जाएगा। अब आता है आपका टेम्परेचर। तो टेम्परेचर देखो मैक्सिमम 40 डिग्री सेल्सियस है, इसके बाद हमारे क्लोरोफिल क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो ऑप्टिमम जो मैक्सिमम जो रेट है फोटोसिंथेसिस का वो होता है 35 डिग्री सेल्सियस, और पर 10 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज पे हमारा क्या होता है, जो फोटोसिंथेटिक रेट है वो डबल हो जाता है। जैसे आप 10 से 20 डिग्री सेल्सियस पे गए, तो यहाँ पर जो फोटोसिंथेटिक रेट चल रहा होगा 10 डिग्री पे, तो जब 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पहुंचेगा तो उसका जस्ट डबल हो जाएगा। 20 से 30 पे, तो 20 डिग्री सेल्सियस पे जो रेट होगा फोटोसिंथेसिस का, और 30 पे तो वो इसका जस्ट डबल हो जाएगा। ठीक, उसके बाद आता है वाटर कंटेंट। अब वाटर बहुत जरूरी है। टोटल वाटर जो एब्जॉर्ब करते हैं प्लांट, उसका ओनली 1% पार्ट ही हमारे प्लांट फोटोसिंथेसिस में यूज करते हैं, लेकिन उसके बाद भी पानी हमारा मेनली वेस्ट होता है जब स्टोमेटा ओपन होते हैं। CO2 डिफ्यूजन के थ्रू अंदर आना जरूरी है, क्योंकि बिना CO2 के फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। अब स्टोमेटा ओपन हो गए तो वाटर लॉस तो होना ही होना है, तो इसलिए वाटर कंटेंट एक बैलेंस अमाउंट में होना चाहिए, ताकि पानी ट्रांसपायरेशन के थ्रू जब एवपोरेट हो जाता है उसके बावजूद भी उनको 1% वाटर बचा रहे। ठीक, तो ये तो हो गए हमारे एक्सटर्नल फैक्टर। उसके बाद आते हैं इंटरनल फैक्टर। अब क्लोरोफिल है, अब कुछ न्यूट्रिशन अगर डिफिशियंसी हो गई तो क्लोरोफिल हमारा क्या हो जाता है, थोड़ा डैमेज आएगा, तो ये इफेक्ट करेगा। प्रोटोप्लाज्म, जब हमारा वाटर कम होता है ड्राई कंडीशन में, तो वहां पर क्या होगा, जब प्रोटोप्लाज्म से वाटर यूज हो जाएगा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में, तो क्या होगा, जब प्रोटोप्लाज्म में ड्राई हो जाएगा तो बाकी जो रिएक्शंस है वो प्रॉपर नहीं होगी, तो ये भी हमारा इसको इफेक्ट करता है। स्ट्रक्चर ऑफ लीफ। अब लीफ का स्ट्रक्चर है, अगर ऊपर उसकी क्यूटिकल लेयर बहुत ज्यादा मोटी हो गई तो क्या होगा, सनलाइट एब्जॉर्प्शन में प्रॉब्लम होगी। स्टोमेटा पोर्स है, उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो प्रॉपर नहीं है। ठीक, या फिर शेड में है, लीफ का शेप थोड़ा अलग है, तो ये सारी चीजें मिलके हमारी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को क्या करती है, अफेक्ट करती है। अब जो आपका फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है, इसके जो बाय प्रोडक्ट है वो हमारे लाइफ के लिए तो जरूरी है ही, क्योंकि ग्लूकोज या शुगर कोई भी प्लांट्स से जो मिल रहा है तो वो लाइफ के लिए क्या बहुत जरूरी है। ऑक्सीजन ब्रीदिंग के लिए जरूरी है। ठीक, तो आज के चैप्टर में हमने पढ़ा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस और उसको कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं। अब जो कुछ प्लांट्स होते हैं, जैसे आपका एलोवेरा हो गया, नीम हो गया, तुलसी और पीपल, इनको क्या बोला जाता है कि ये रात में भी ऑक्सीजन देते हैं, यानी कि इनमें रात में भी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस चल रही होती है। तो क्या वाकई में इनमें फोटोसिंथेसिस चल रही है रात में? तो इसमें बोला जाता है इनमें जो एक साइकिल चलती है CAM साइकिल, ये फोटोसिंथेटिक जो नॉर्मल प्रोसेस है उससे डिफरेंट होती है। अब ये कैसे होती है, इसमें कैसे फूड बनाते हैं, तो ये हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि आज का वीडियो काफी लेंथी हो गया। तो CM साइकिल देखने के लिए अगला वीडियो देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आज का वीडियो आपके लिए फ्रूटफुल रहा है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड इसी तरह बने रहिए, और चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।